व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं हमारे फाइनल यूनिट 9 पे, जो कि है एजेंसी। यूनिट 8 में मुझे पता है आपका एक प्लेज वाला पोर्शन और बचा है 7-8 पेज का, उसको मैं अभी इसके बाद कराता हूं। पहले इस यूनिट को वन शॉट कंप्लीट कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हो जाएगा। प्लेज वाले पोर्शन में वैसे भी 7-8 पेज है, कुछ खास है नहीं, वो भी मैं फटाफट से करा दूंगा। बट पहले ये बड़ा यूनिट है, पूरा एजेंसी का यूनिट है, कंप्लीट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समाप्त करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों जी हमारा पूरा यूनिट, जो कि है एजेंसी। बहुत ही सिंपल सा यूनिट है, आपको ज्यादातर चीजें पता होती हैं क्योंकि आप आसपास ये सब होते हुए देखते हो। एजेंसी क्या होता है बच्चों? जब एक प्रिंसिपल यानी कि जो एक मेन पर्सन है वो अपने कुछ राइट्स किसी और पर्सन को प्रोवाइड करता है कि आप मेरे बिहाफ पे ये चीज परफॉर्म करो, है ना। जैसे मैं सहारनपुर में हूँ और मैं कुछ गुड्स को सेल करता हूँ। मैंने अपने पास में देहरादून में भी एक स्टोर खोला और वहां पे मैंने चिंटू को बोला कि तू यहाँ पे बैठ और मेरे बिहाफ पे सारा सामान बेच। तो चिंटू को मैंने अपनी वाली कुछ राइट्स प्रोवाइड करी हैं और जो राइट्स प्रोवाइड करी हैं उसके अंडर अंडर चिंटू मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। तो चिंटू कौन बन गया? मेरा एजेंट बन गया। और चिंटू की और मेरी रिलेशनशिप को क्या बोला गया? एजेंसी, है ना। तो एजेंसी बच्चों आप आसपास में भी देखते हो, जब कोई भी एक पर्टिकुलर एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है तो उसको हम एजेंसी बोलते हैं। अब एजेंसी में क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं एजेंट की, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं उसकी प्रिंसिपल की तरफ, और प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज हैं एजेंट्स के लिए, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग एजेंसी की डेफिनेशन के साथ। तो क्या दिया है हमारे पास डेफिनेशन में? बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन नहीं करता एजेंसी को, लेकिन सेक्शन 182 ये जरूर बताता है कि एजेंट कौन है और प्रिंसिपल कौन है। तो एजेंट कौन होता है? एजेंट मींस अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर या फिर टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन्स। यानी कि कोई और इंसान जो थर्ड पर्सन्स के साथ डील करेगा मेरे बिहाफ पे, वो मेरा बच्चों एजेंट कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल का मतलब कौन होता है? अ पर्सन फॉर whom such act is done, जिसके लिए ये काम किया गया है या जिसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। ठीक है या नहीं है? तो देखो मेन चीज क्या होती है कि टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या है, हम कहां पे एजेंसी मानेंगे, हम कहां पे एजेंसी नहीं मानेंगे, कहां एजेंसी होगा कहां एजेंसी नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले आता है वेदर द पर्सन हैज द कैपेसिटी टू बाइंड द प्रिंसिपल। क्या वो पर्सन के पास कैपेसिटी है कि वो प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल चिंटू ने वहां पे कुछ भी फ्रॉड करा। अब चिंटू किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहा था? मेरे बिहाफ पे एक्ट कर रहा था, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा चिंटू के एक्ट के लिए, क्योंकि चिंटू अल्टीमेटली मेरा एजेंट था। तो चिंटू वहां पे बाइंड कर सकता था मुझे, है ना, और मुझे आंसरेबल कर सकता था। तो पहली चीज तो ये है, टेस्ट ऑफ एजेंसी में आप पहली चीज लिख के आओगे कि वेदर बाय द एक्ट ऑफ एजेंट प्रिंसिपल इज बाउंड और नॉट। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या है? क्या वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि बेसिकली प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये मैं हूं, मेरा एजेंट है चिंटू, ठीक है, और ये है हमारा थर्ड पर्सन, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब चिंटू ने इस थर्ड पर्सन के साथ डील करी, चिंटू ने कर दिया फ्रॉड, चिंटू ने कर दिया फ्रॉड। तो अल्टीमेटली क्या होता है? लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि भैया अगर आप दोनों के बीच में डील हुई है तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो आप हो, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो आप हो, एंड अ स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के बाहर वो तो स्यू नहीं हो सकता, ना उसको आप स्यू कर सकते ना वो आपको स्यू कर सकता। लेकिन क्या एक एजेंट जब कोई भी ऐसा काम करता है, क्या वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश करेगा या नहीं करेगा? क्या इन दोनों के बीच में वो सेम रिलेशनशिप डेवलप कर देगा क्या जो एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच में थी? तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि जब एक एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है तो प्रिंसिपल भी बाउंड होता है उसके एक्ट्स के लिए। इसका मतलब जो थर्ड पार्टी है,
जो कस्टमर्स हैं वो मुझे भी स्यू कर सकती हैं, तो मेरे बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता है। थर्ड पार्टी जो है मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं है, समझे? तो देखो ये बोल रहा है कि क्या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी मतलब एक तरीके से प्रीवेसी, कोई बाहर वाला नहीं, यही पार्टीज होनी चाहिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में स्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहां पे एजेंसी है। तो एजेंसी क्या होता है? एजेंसी बच्चों रिलेशनशिप है वन पर्सन एंड अदर पर्सन के बीच में, जहां पे पहला पर्सन ब्रिंग्स द सेकंड पर्सन मेंशन्ड इनटू लीगल रिलेशन विद अदर्स। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, परफेक्ट। ये मैक्सिम याद रखना, क्वी फेसिट पर एलियम पर सी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। इसका मतलब एक इंडिविजुअल जो एक एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है, इसका मतलब वो खुद ही एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एजेंट कुछ कर रहा है। ठीक है, डन सर। डेफिनेशन समझ गए, राइट? अब अल्टीमेटली किसको आप एजेंट अपॉइंट कर सकते हो? तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये आती है चीज, सबसे पहले तो ये चीज आती है कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, राइट? तो जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो जो पर्सन्स केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बीच में ही होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है ना। अब केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? जो मेजर होते हैं, साउंड माइंड होते हैं और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होते। तो केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। बट सवाल ये उठता है, क्या एक माइनर भी एजेंट हो सकता है? क्या एक माइनर भी बच्चों एजेंट हो सकता है क्या? क्या मैं चिंटू जो कि अभी 16 साल का है उसको अपना एजेंट बना सकता हूं क्या? उसके पास बहुत बढ़िया स्किल है, सेलिंग उसको बहुत अच्छी आती है, मुझे लगा चिंटू मेरे गुड्स बहुत अच्छे से बेचेगा, लेकिन है 16 साल का, क्या मैं उसको एजेंट बना सकता हूं क्या? अब मैंने सोचा अरे यार ये तो बढ़िया हो जाएगा, चिंटू को एजेंट बना लेता हूं। चिंटू अगर कोई फ्रॉड भी करेगा तो वो तो माइनर है, अब माइनर है तो उसको कोई स्यू तो कर नहीं सकता, तो अल्टीमेटली मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन ये भूल गया मैं कि अल्टीमेटली एजेंट और मैं तो एक ही है लॉ की नजर में। एजेंट तो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो थर्ड पार्टी तो मुझे भी स्यू कर सकती है, तो एजेंट का तो कुछ जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली यहां पे ये बोला गया है कि एक माइनर भी एजेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो मैं ही हूं ना, प्रिंसिपल ही हूं जो सब कुछ कर रहा है, राइट? तो माइनर भी एजेंट हो सकता है, लेकिन बोला जाता है कि ना रखो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एनी पर्सन who has attained majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ as an agent। सबसे पहली चीज ये लिखी हुई है कि पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि मेजर हो चुका है, मैंने आपको बताया, दूसरा जो साउंड माइंड है उसी को हम एजेंट बनाएंगे, राइट? सिंपल सिंपल सा नियम है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 of the act any person may become agent, that is even a minor or a person of unsound mind may become an agent and the principal shall be bound by his acts। सीधी सी बात है ना बच्चों की, अल्टीमेटली बाउंड तो मैं हो ही जाऊंगा, तो कोई भी बन सकता है। लेकिन बोला क्या जाता है, एडवाइजेबल क्या होता है? एडवाइजेबल यही होता है कि माइनर या अनसाउंड माइंड को ना बनाया जाए एजेंट। बात समझे? क्लियर हुआ या नहीं है? देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, पी ने क्यू को अपॉइंट करा जो एक माइनर था कि मेरी गाड़ी बेचो फॉर नॉट लेस देन 2.5 लाख रुपए। ठीक है, क्यू ने गाड़ी बेच दी 2 लाख रुपए की। अब बताओ जी, क्यू ने बेच दी 2 लाख रुपए में, अब पी बोलता है मैं तो नहीं देता भैया, देखो मैंने तो 2.5 लाख की बात करी थी। तो यहां बोला गया है पी विल बी हेल्ड बाउंड बाय द ट्रांजेक्शन एंड फर्दर शैल हैव नो राइट अगेंस्ट क्यू फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन। अब बोल रहा है कि देखो बाउंड हो जाएगा और वो कंपनसेशन भी नहीं ले सकता क्यू से। क्यों? क्योंकि क्यू तो माइनर है, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। सीधी सीधी सी बात है। चलो जी नेक्स्ट क्या आ रहा है, कंसीडरेशन नॉट नेसेसरी। ये बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली एजेंसी में जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन हो। तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो उसके अंदर सारे वैलिड एसेंशियल्स होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के इसमें भी सारे वैलिड एसेंशियल्स होते हैं, बस एक को छोड़ के कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन सकता है। अगर चिंटू मेरे लिए एजेंट का काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि मेरे और उसके बीच में कोई कंसीडरेशन हो। बिना कंसीडरेशन के भी ध्यान रखना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो सकता है। ठीक है सर। क्रिएशन ऑफ एजेंसी,
क्रिएशन ऑफ एजेंसी का क्या मतलब है कि एजेंसी कब बनता है? भाई बहुत सिंपल सी बात है, देखो बोल रहा है द रिलेशन ऑफ एजेंसी अराइजेस कब? व्हेन वन पर्सन कॉल्ड द एजेंट हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कॉल्ड द प्रिंसिपल। बोल रहा है जब भी कोई एक पर्सन जिसको एजेंट बोला गया वो एक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, तो हमारे पास एक रिलेशन ऑफ एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्टैब्लिश हो जाता है। आगे लिखा हुआ है द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट में बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब कैसे बन सकता है? नंबर 1, या तो आप एक्सप्रेसली बना सकते हो या आप इम्प्लाइडली भी बना सकते हो एजेंसी। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया है, बाय वर्ड्स बताया गया है, लिखित में या ओरली बोला है कि भैया ये मेरा एजेंट है। और इम्प्लाइड क्या होता है? वही वाली बात, कई बार आप ये शब्द समझ चुके हो कि उसके एक्ट से ऐसा पता ही चल रहा है कि ये मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने दुकान पे बैठा हूँ, राइट, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ और मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं किसी को वहां पे बिठा के गया हूँ और मैं बोल के गया हूँ या रिटर्न में लिख के गया हूँ कि मैं 4 दिन नहीं हूँ, मेरे बिहाफ पे मिस्टर चिंटू मेरी दुकान की देखरेख करेंगे, ये संभालेंगे, ये मेरे एजेंट होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि मैं बता रहा हूं, दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है? अब मैं दुकान पे नहीं हूं, पीछे से मैं अवेलेबल नहीं हूं और 4 दिन हो गए चिंटू बैठा हुआ है और वो सारे काम मेरे बिहाफ पे कर रहा है। तो चिंटू मेरे बिहाफ पे सारे काम कर रहा है, मेरी दुकान भी खुल रही है, सारे काम भी हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये इम्प्लाइड है, समझ में आ रहा है सामने वाले को कि ये मेरा एजेंट ही है, तभी दुकान पे बैठा हुआ है, मालिक की जगह पे बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स पता चल रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेस क्या होती है? अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय वर्ड, स्पोकन और रिटन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है। ए कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है, उसका घर है कोलकाता में, वो दिल्ली में रहता है और उसका घर कोलकाता में भी है। ए ने बी को बोला कि मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी देता हूँ। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब आप मेरे घर का ध्यान रखो, आपको राइट्स हैं, आप मेरे घर पे रहो, मेरे घर का ध्यान रखो, कुछ भी घर के लिए करना है उसको केयर करने के लिए आप करो, राइट। तो यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हो गई है एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू, उसने लिखित में कॉन्ट्रैक्ट करके दिया बी को कि ये लो जी, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सप्रेस एजेंसी या एक्सप्रेस अथॉरिटी। उसके बाद इंप्लाइड कौन सी होती है बच्चों? इंप्लाइड आप समझते ही हो, जो बाय कंडक्ट पता चलेगा। जैसे देखो लिखा हुआ है एन अथॉरिटी सेड टू बी इंप्लाइड व्हेन इट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सर्कमस्टांसेस से, कंडक्ट से आपको पता चल रहा है कि भैया यहां पे कुछ ना कुछ तो एजेंसी है ना। देखो एग्जांपल नंबर 5, ए की दुकान है सेलमपुर में और वो खुद कहां रहता है? कोलकाता में। खुद कोलकाता में रहता है, दुकान इसकी सेलमपुर में है और वो ओकेजनली उस दुकान पे आता है, राइट। शॉप कौन मैनेज करता है? बी मैनेज करता है और वही अल्टीमेटली गुड्स ऑर्डर करता है सी से गुड्स भी वही ऑर्डर करता है ए के नाम पे दुकान के लिए और वही उसका पेमेंट भी करता है। अब देखो समझ में आ रहा है कि अल्टीमेटली ए तो रहता नहीं है, कौन सारी दुकान की देखरेख कर रहा है? बी दुकान की देखरेख कर रहा है, ध्यान रख रहा है। तो बी के पास एम्प्लॉइड अथॉरिटी है कि भैया ठीक है तू सामान खरीद सकता है, पेमेंट कर सकता है, दुकान को चला सकता है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? एम्प्लॉइड एजेंसी में बच्चों क्या क्या चीजें आ जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सावधान इंडिया, ये जरूर आ सकता है एग्जाम में कि एम्प्लॉइड एजेंसी कब कब होगी। नंबर 1, एजेंसी बाय एस्टोपल। सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, एजेंसी बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल, ये तो हमने कई जगह पढ़ा। एस्टोपल का मतलब जब लॉ या कोर्ट आपको रोक देता है किसी चीज को डिनाई करने से, किसी चीज को मना करने से। इसका मतलब फिर से वही बात है कि ए और बी कहीं पे गए थे साथ में, ये दोनों फ्रेंड्स थे, इनका कोई बिजनेस रिलेशन नहीं था, ए का बिजनेस था कोई, ठीक है। अब सी के पास चले गए ये दोनों मिलके, वहां पे कोई बिजनेस की बात होने लगी, बी ने ऐसे रिएक्ट करा या ऐसे एक्ट करा वहां पे कि वो ए का एजेंट है। बी ने ऐसे एक्ट करा कि वो ए का एजेंट है। ए ने देखा भी कि बी इस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसने भी मना नहीं करा वहां पे, उसने भी कहा चल ठीक है चलने दो, क्या पता डील हो जाए। अब सी डील कर लेता है ये समझ के कि बी तो एजेंट है, बाद में कोई लॉस हो जाता है, ए पैसा लेके भाग जाता है, सी पकड़ता है बी को कि भैया तुम एजेंट थे, मैंने तो तुम्हारे साथ ये चीजें करी थी और मैंने तो इस इंप्रेशन में ये डील करी थी कि अल्टीमेटली तुम एजेंट हो, तुम अल्टीमेटली ए के बिहाफ पे काम कर रहे हो, तो मुझे बताओ।
बी बोल रहा है नहीं 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 मैं एजेंट थोड़ी ना हूं भाई, ना तो कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है ना कुछ है, मैं एजेंट नहीं हूं। तो लॉ बोलता है अब आप भाग नहीं सकते, एस्टॉपल लग जाएगा। जब आपने पहले ऐसे एक्ट कर दिया, ऐसे दिखा दिया कि मैं एजेंट हूं, हाँ हाँ मैं एजेंट हूं, तो अब आपको वैसा रहना पड़ेगा। देखो, वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट willfully induces another person to believe that certain person is his agent, he is subsequently prevented or estopped from denying the fact of agency। मना नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके। अब कब एस्टोपल होता है, कब डिनाई नहीं किया जा सकता? नंबर 1, जब प्रिंसिपल ने खुद ही ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो। नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस हो या इंप्लाइड हो। नंबर 3, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो कि एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसके बिहाफ पे काम कर सकता है। द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस्ड द थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ने या ए ने कुछ इस तरीके से इंड्यूसमेंट कराया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस रिप्रेजेंटेशन से। थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव्ड, थर्ड पर्सन ने बिलीव भी कर लिया उस रिप्रेजेंटेशन पे और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, तो फिर यहाँ पे आप भाग नहीं सकते। तो ये भी एक इम्प्लाइड एजेंसी है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एजेंसी बाय एस्टोपल। नेक्स्ट, इसके बच्चों एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखो, एग्जाम्पल्स वही है जैसे मैंने आपको दिया। यहां पे देखो, ए ने कुछ गुड्स दिए बी को बेचने के लिए। ए ने बी को कुछ गुड्स दिए कि भाई इनकी सेल कर देना, और उसको इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे मत बेचना, इतने में ही बेचना, इससे नीचे नहीं बेचना। सी जो है इग्नोरेंट हो गया इंस्ट्रक्शंस के और एंटर हो गया बी के साथ टू बाय गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व्ड प्राइस। लो जी, सी ने बी के साथ डील करी, कौन से प्राइस पे? लोअर प्राइस पे। अब मुझे बताओ, क्या ए बाउंड है इस कॉन्ट्रैक्ट से? क्या ए बाउंड है? या ए बोल सकता है कि भैया मैंने तो इंस्ट्रक्शंस दिए थे बी को, अब बी ने नहीं मेरी मानी तो मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट बोलेगा भाई साहब ऐसा है, आपका एजेंट है, आपने उसको पावर्स दी है, आप कैसे भाग सकते हो? भाग नहीं सकते आप, ये तो एजेंसी बाय एस्टोपल है। आप चाहे कितना ही रू रू कर लो, कितना ही रो धो लो, कितना ही आप बोल लो कि भाई मेरी गलती नहीं है, तो बी ने करा, बी को पकड़ो, नहीं, बी आपका एजेंट है, आप भाग नहीं सकते। देखो लिखा हुआ है, ए कैन नॉट प्लीड दैट ही हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस टू बी टू नॉट सेल द गुड्स बिलो सर्टेन प्राइस। एजेंसी बाय एस्टोपल इज डीम्ड बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बच्चों एजेंसी बाय नेसेसिटी। सर नेसेसिटी का क्या मतलब होता है? नेसेसिटी बच्चों ध्यान रखना, ये आती है इमरजेंसी के केस में। ये कब आती है? इमरजेंसी के केस में आती है। इमरजेंसी के केस में का मतलब है कि अल्टीमेटली कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है जहां पे एक इंसान को ऐसा एक्ट करना पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या, ए ने कुछ सामान मंगाया, ए बैठा है यूपी में, इसने कुछ सामान मंगाया पंजाब से, ये सामान लेके आ रहा है चिंटू। चिंटू कौन है? चिंटू ट्रक ड्राइवर है। चिंटू कौन है? ट्रक ड्राइवर है, और वो सामान लेके आ रहा है, इसके अंदर फ्रूट्स हैं, इसके अंदर फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब चिंटू जब लेके चला तो उसको लगा यार 3 दिन लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते, फ्रूट्स को बहुत फ्रेश लेके जाना पड़ेगा, बाद में बिकेंगे भी नहीं क्योंकि ये खराब हो सकते हैं। चिंटू ने बीच में देखा कि बीच में हरियाणा में कोई स्ट्राइक चल रही है, हरियाणा में कोई स्ट्राइक चल रही है और रास्ता तो बंद है, और जो स्ट्राइक वाले हैं वो भी बोल रहे हैं कि 10 दिन से पहले तो हम स्ट्राइक नहीं खोलेंगे, 10 दिन से पहले तो हम स्ट्राइक नहीं खोलेंगे। चिंटू ने ए को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, फोन करने की कोशिश करी, फोन भी नहीं लगा। अब चिंटू को लगा यार ये सामान तो बिक जाएगा, सॉरी सामान तो खराब हो जाएगा, है भी कितने का? 1 लाख रुपए का सामान है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, और फ्रूट्स हैं सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो चिंटू को उस पोजीशन पे सही लगा कि मैं क्यों ना इस गुड्स को यहीं की यहीं सेल कर दूं। इसने इसको सेल करने की कोशिश करी, अल्टीमेटली ये फ्रूट्स जो है 80,000 रुपए के बिक गए, 80,000 रुपीज के बिक गए। अब आप ये सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या चिंटू ने जो काम किया, क्या ए 80,000 रुपए रख लेगा, या वो कोर्ट में जाके उस पर केस कर सकता है कि नहीं मुझे तो मेरे 1 लाख रुपए ही चाहिए? सोचो जरा, लिखो कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको कि क्या वो 80,000 रुपए रख लेगा, या फिर वो कोर्ट में जाके केस करेगा और बोलेगा नहीं ये गलत बात है, मुझे तो मेरे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए ही चाहिए। बच्चों इस सिचुएशन में ये है एजेंसी बाय नेसेसिटी।
एजेंसी बाय नेसेसिटी में क्या होता है, एजेंसी अराइजेस ड्यू टू सम एमरजेंट सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए या कोई इमरजेंसी हुई जहां पे एक पर्सन ऑथोराइज होता है टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। अब देखो चिंटू, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये फल नहीं बेच सकता था, उसको राइट्स ही नहीं थी, पावर्स ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी आई, उसको पता चला कि भैया तो नुकसान हो जाएगा, तो वेयर एन एजेंट इज ऑथोराइज्ड टू डू सर्टेन एक्ट एंड व्हाइल डूइंग सच एन एक्ट एन इमरजेंसी अराइजेस, he acquires an extraordinary or special authority to prevent his principal from loss। अब वो चाहे तो उसके पास ऑर्डिनरी से भी ज्यादा पावर्स आ जाती हैं, वो अपनी जो उसके पास जितना उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन है उससे बाहर जाके भी काम कर सकता है ताकि इसको लॉस ना हो। ठीक है, देखो राजा हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच श्याम इज द केयरटेकर। राजा का एक बहुत बड़ा फार्म है जिसमें श्याम केयरटेकर है। राजा कहाँ है, कनाडा में है। आग लग गई जी फार्म पे बहुत ज्यादा। अब श्याम जो है वो एजेंट बन गया नेसेसिटी के केस में, है ना, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी आ गई, तो राजा के लिए वो इस टाइम पे एजेंट बन जाएगा बाय नेसेसिटी, और वो पूरी कोशिश करेगा उस प्रॉपर्टी को बचाने से कि आग ना लगे। राजा लायबल होगा किसी भी एक्सपेंस के लिए, श्याम को जो भी खर्चा करना पड़ा उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, फार्म को बचाने के लिए, भले ही उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, भले ही श्याम के पास वो पावर्स नहीं थी, लेकिन इमरजेंसी के केस में श्याम जो भी खर्चे करेगा राजा को वो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, परफेक्ट, डन सर। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कौन से एजेंट बाय लॉ ही एजेंट्स कंसिडर किए जाते हैं, जिनको हम बाय लॉ ही मानते हैं। जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप में एक पार्टनर फर्म के लिए एजेंट है, एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे भी काम करता है, तो दिस इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हेन लॉ ट्रीट वन पर्सन एज एन एजेंट ऑफ अदर, इसको हम एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलते हैं। Right of a person has to act done for him without his authority, effect of ratification। इसका क्या मतलब है, देखो लिखा हुआ है अधिकार किसके, एक पर्सन के, किस लिए, उसने कुछ ऐसे एक्ट्स करे हैं डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, जिसके लिए जो उसके पास राइट्स नहीं थी, क्या वो बाद में उसको रेटिफाई कर सकता है, क्या वो उसको रेटिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूव करना अ प्रीवियस एक्ट और ट्रांजैक्शन। यानी पहले कोई ट्रांजैक्शन करी, पहले उसकी अथॉरिटी नहीं थी एक एजेंट को करने की, और करने के बाद वो जाके प्रिंसिपल को बता रहा है कि भैया मैंने ऐसा करा और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ठीक है ना, तो देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज, उसको बिना बताए या उतनी पावर्स ही नहीं थी, ही में इलेक्ट, वो चूज कर सकता है कि या तो वो रेटिफाई कर ले या फिर उसको डिसऑन कर दे ऐसे एक्ट को। अगर वो रेटिफाई कर देता है ना, अगर वो रेटिफाई कर देता है, अगर वो बोल देता है चल ठीक है यार, ठीक है, दोनों ऑप्शन है उसके पास, या तो वो उसको रेटिफाई कर लेगा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, या फिर वो डिसऑन भी कर सकता है कि भैया नहीं, जब तुझे अथॉरिटी नहीं थी तूने क्यों करा, मैं तो इस चीज के लिए लायबल नहीं हूं, है ना, तो उसके हाथ में है। अगर वो रेटिफाई कर दे तो सेम इफेक्ट आ जाता है जैसा आपने उसको अलाउ करा है, राइट। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, एक्स वाई का एजेंट है, एक्स जो है वो वाई का एजेंट है, उसने कुछ गुड्स खरीद लिए जेड से उधार पे बिना वाई से पूछे। एक्स ने बिना वाई से पूछे कुछ सामान खरीद लिया जेड से उधार पे, जिस चीज की उसको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। खरीदने के बाद 10 दिन बाद 20 जनवरी को उसने एक्स को बताया कि भैया मैं एक्सेप्ट करता हूं टू पे फॉर द परचेज, ऑल्दो एट द टाइम ऑफ परचेज एजेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी टू बाय ऑन क्रेडिट। अब वाई ने जो बोल दिया कि चलो ठीक है ओके, वो रेटिफिकेशन हो जाता है, एक्स का किया गया काम परफेक्ट माना जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बाद में भी अगर आप उसको रेटिफाई कर दो, प्रिंसिपल रेटिफाई भी कर दे, तो फिर वो चलता है। ओके चलो सर, अब इसेंशियल्स क्या है, एक वैलिड रेटिफिकेशन कब माना जाएगा। वैलिड रेटिफिकेशन तब माना जाएगा बच्चों जब वो एक्सप्रेस हो, बताया गया है, या फिर कंडक्ट से पता चल रहा है ना। तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, ए जो है उसके पास पावर नहीं थी लेकिन गुड्स खरीदता है बी के लिए, इसका मतलब बी के बिहाफ पे, ऑल्दो ए के पास पावर नहीं थी लेकिन तब भी खरीद लेता है।
बाद में बी उन गुड्स को बेच देता है, खुद ही बी बेच रहा है सी को ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने नाम पे। अब मुझे बताओ क्या ये इंप्लाइड हो गया कि हाँ ठीक है बी ने ए की परचेज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तभी बेच रहा है भाई वो, नहीं तो वो बेच ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये इंप्लाइड हो गया कि भैया ठीक है बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, रेटिफिकेशन हो गया है। तो बी के कंडक्ट से पता चल रहा है कि रेटिफिकेशन हो गया है। सही है या नहीं है? अब यहां पे देखो, ए ने बिना बी से पूछे बी का पैसा सी को उधार दे दिया, बिना पूछे। बाद में बी ने एक्सेप्ट कर लिया इंटरेस्ट, किससे? सी से। तो पता चल गया कि वो उसको रेटिफाई कर देता है। ठीक है जी, परफेक्ट है, बढ़िया सर। सर क्या कुछ फैक्ट्स छुपा के रेटिफिकेशन हो सकता है? दिस इज नॉट अलाउड। हर चीज को प्रॉपरली रेटिफाई करना पड़ेगा, इनकम्प्लीट रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। बी पॉइंट देखो, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए तभी रेटिफिकेशन हो पाएगा। नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस इज डिफेक्टिव। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है तो आप रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, ए के पास अथॉरिटी है पी से टू बाय सर्टेन गुड्स एट अ मार्केट रेट, मार्केट रेट पे खरीद सकता है वो। उसने बाय कर लिया हायर रेट पे, पी ने एक्सेप्ट कर लिया, पी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आफ्टरवर्ड पी कम्स टू नो दैट गुड्स परचेज बाय ए फॉर पी बिलोंग टू ए हिमसेल्फ। बाद में पता चला, उसको पता चला कि जो गुड्स उसने खरीदे थे वो तो उसके खुद के ही थे, उसने अपने ही गुड्स को परचेज दिखा दिया। द रेटिफिकेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पी। ये रेटिफिकेशन बाइंडिंग नहीं है पी पे, क्यों? क्योंकि पी को पूरी नॉलेज ही नहीं थी कि हुआ क्या है। तो ध्यान रखना, विदाउट प्रॉपर नॉलेज रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। डन सर। नेक्स्ट क्या आ रहा है? द होल ट्रांजेक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आधी चीज एक्सेप्ट कर ली, आधी एक्सेप्ट नहीं करी, रिजेक्ट कर दी, वो नहीं चलेगा। आपको पूरा का पूरा प्रॉपर 100% ट्रांजेक्शन ही रेटिफाई करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई अ पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज बेनिफिशियल टू हिम। रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजर द थर्ड पर्सन। अगर किसी थर्ड पार्टी को अफेक्ट हुआ है तो रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एजेंट ने आपके बिहाफ पे कोई काम करा, उसमें आपका फायदा है, आपको पता नहीं था, लेकिन क्योंकि आपका फायदा है तो बाद में आपने उसको रेटिफाई कर दिया, बाद में आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए गलत हो रहा है, तो ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज अफेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। ठीक है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है बड़े ध्यान से समझना इसको कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, A not being authorized thereto by B demands on behalf of B the delivery of chattel, the property of B from C who is in possession of it। सर इसका क्या मतलब है? सबसे पहले A जो है वो एजेंट है। A बच्चों एजेंट है किसका? B का। B का एजेंट है, ठीक है। डिमांड कर रहा है डिलीवरी, किस चीज की डिलीवरी? प्रॉपर्टी ऑफ B की। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है बी की, वो डिमांड कर रहा है किससे? सी से, जो उसके पोजेशन में है, हु इज इन पोजेशन ऑफ इट। यानी कोई प्रॉपर्टी है बी की जो किसके पास है? सी के पास है। ए उसका एजेंट है, वो डिमांड कर रहा है। डिमांड कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी सो एज टू मेक सी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवर। इसने बोला ये जो डिमांड है ये रेटिफाई नहीं करी जा सकती बी से, क्योंकि देखो वो ऑथराइज्ड ही नहीं था, रेटिफाई नहीं करी जा सकती। किस लिए? सी को लायबल करने के लिए कि भैया उसको डैमेजेस तो मिले कम से कम। तो देखो यार ऐसा तो नहीं है थर्ड पार्टी का अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है, थर्ड पार्टी को आप बाइंड करने के लिए, क्या आप थर्ड पार्टी को बाइंड करने के लिए रेटिफिकेशन कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजर द थर्ड पर्सन। ओके, ठीक है सर। रेटिफिकेशन एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। एक रीजनेबल टाइम के बाद रेटिफिकेशन लाउड नहीं होगा। और दूसरी बात, रेटिफिकेशन आपको कम्युनिकेट भी करना है। रेटिफिकेशन अदर पार्टी को कम्युनिकेट भी होना चाहिए कि हाँ ठीक है मेरे एजेंट ने ये काम करा है, मैं उसको रेटिफाई करता हूँ। परफेक्ट। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है इलीगल चीज को आप रेटिफाई मत करो, है ना। कोई फर्जी सिग्नेचर, कोई क्रिमिनल ऑफेंस, कुछ भी ऐसी चीजें आप इसको रेटिफाई नहीं करो।
चलो जी, इसके बाद आ रहा है एजेंट की कितनी पावर्स है, एजेंट की क्या पावर होती है। बच्चों बहुत सिंपल है, आपने जितना काम करने के लिए एजेंट को अलाउ किया है बस उसकी उतनी ही पावर होती है, वो उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जैसे मैं अपनी दुकान पे किसी एजेंट को छोड़ के गया हूँ, तो मैं क्यों छोड़ के गया हूँ भाई, सेल कर लियो, परचेज कर लियो, बस इतने के लिए ही छोड़ के गया हूँ। वो मेरी दुकान नहीं बेच सकता, वो मेरे बिहाफ पे लोन नहीं ले सकता, वो मेरा लोन नहीं चुका सकता, उसके लिए वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है। तो एजेंट की कितनी पावर होती है, देखो क्या लिखा हुआ है। An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary to in order to do such act. वो हर वो चीज कर सकता है जो नेसेसरी है उस एक्ट को करने के लिए। जैसे मैं अपने एजेंट को छोड़ गया मेरी दुकान चलाने के लिए, तो मेरी दुकान चलाने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो सारे के सारे काम मेरा एजेंट कर सकता है। अब दुकान चलाने के लिए दुकान बेचनी थोड़ी ना है, दुकान चलाने के लिए लोन थोड़ी ना लेना है, वो नहीं कर सकता। An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose. ठीक है, परफेक्ट सर, एजेंट की अथॉरिटी भी समझ में आती है। एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया। अगर कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के केस में एजेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी आ जाती हैं ताकि वो मेरे लॉस को कम कर सके। बस ये यहाँ पे है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। An agent has authority in an emergency to do all the act for the purpose of protecting his principal from losses. ठीक है, लेकिन इमरजेंसी के केस में उसको पावर्स कब मिलेंगी? नंबर 1, जब एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन और हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल। अगर उसको मौका ही नहीं मिला कम्युनिकेट करने का, जैसे मैंने पीछे ट्रक वाले एग्जांपल में आपको बताया था ना कि उसने फोन करने की कोशिश करी और रिसीव नहीं हुआ या अवेलेबल नहीं था, तब उसको वो पावर्स मिली, राइट। उसके बाद देयर शुड हैव बीन एन एक्चुअल और डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट, वहां पे एक्चुअली उसको ऐसा एक्ट करना ही पड़ेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। तीसरा, द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड, उसने बहुत ईमानदारी से और प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए वैसा किया। चौथा, एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल कोर्स, उसने जो भी सबसे रीजनेबल और सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन होता उसी को अडॉप्ट किया है। उसके बाद एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल, एक्चुअल में जो गुड्स हैं वो एजेंट के पास ही पड़े होने चाहिए उस टाइम पे, तभी वो चीज वो परफॉर्म कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ठीक है जी, परफेक्ट सर। अब आ रहा है बच्चों सब एजेंट। सब एजेंट का क्या मतलब होता है? मैंने कोई काम एजेंट को दिया, उस एजेंट ने फर्दर वो काम किसी और को दे दिया आगे, इसको बोलते हैं सब एजेंट। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, प्रिंसिपल ने डेलीगेट किया कुछ काम, किसको? एजेंट को। एजेंट ने फर्दर डेलीगेट कर दिया सब एजेंट को। तो सब एजेंट कौन होता है? जब एक एजेंट फर्दर डेलीगेट कर देता है कोई काम किसको? किसी और एजेंट को। तो एजेंट ने अपना एजेंट बना लिया, उसको सब एजेंट बोलते हैं। अब लॉ बोलता है दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसे तो एजेंट ही एजेंट बनते रहेंगे, तो सब एजेंट्स अलाउ नहीं होते। लेकिन अगर फिर भी बना दिया गया है, तो ध्यान रखना बच्चों, इस केस में क्या ध्यान रखना है? अगर सब एजेंट बनी गया है तो इसके एक्ट के लिए भी प्रिंसिपल ही लायबल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो इसी का काम, तो लायबल तो यही होगा, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। आओ देखो क्या है, देखो An agent cannot lawfully employ another to perform act which he has been impliedly undertaken to perform personally। इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक एजेंट फर्दर सब एजेंट नहीं बना सकता इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मली ये चीज नहीं चलती। हाँ, या तो कोई नेचर इस तरीके का एजेंसी का कि सब एजेंट चाहिए ही होगा, तब तो अलाउड है, लेकिन अगर ऐसा नेचर नहीं है तो फिर जनरली ये चीज अलाउड नहीं होती। अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है
Sub agency refers to the case where an agent appoint another agent. The appointment is not lawful because agent is a delegatee and a delegatee cannot further delegate. जिसको काम मिला है वो फर्दर उसको डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, डन सर। ये लैटिन याद करके रखना, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। इसका मतलब जो डेलीगेटी है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, डन सर। क्या सर कभी भी नहीं कर सकता? क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं? देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन वेयर एन एजेंट कैन अपॉइंट सब एजेंट। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। क्या लिखा है? नंबर 1, अगर टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ओरिजिनली कॉन्टेम्पलेटेड हैं, would be valid if the terms of appointment originally contemplated it। इसका मतलब अगर पहले ही ये चीज बताई गई हो, पहले ही जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है प्रिंसिपल के साथ, वहां पे ये चीज पहले से ही क्लियर थी कि ठीक है मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे हमें 2 लोगों की जरूरत और पड़ेगी तो मुझे सब एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, पहले से ही क्लियर हो ये चीजें, तब हो सकता है। दूसरा, वेयर द कस्टम्स ऑफ द ट्रेड में प्रोवाइड, जहां पे इस तरीके के कस्टम्स हैं, जहां पे इस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, कोई ऐसा बिजनेस है जो अकेला एजेंट कर ही नहीं सकता, तो वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, इन बोथ द केसेस सब एजेंट वुड बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, वो एजेंट तो प्रिंसिपल का ही माना जाएगा। वेयर इन द कोर्स ऑफ एजेंट्स एम्प्लॉयमेंट अनफोर्सीन इमरजेंसी अराइज मेकिंग इट नेसेसरी फॉर हिम टू डेलीगेट, या फिर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए जहां पे उसके लिए नेसेसरी हो जाए कि वो डेलीगेट ही करे, तब वो हो सकता है। ठीक है, ओके। अब क्या क्या नियम चलते हैं, देखो ये नियम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया, ये याद रखने हैं, ये लर्न करने हैं आपको बच्चों पॉइंट्स। नंबर 1, प्रिंसिपल इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट के लिए तो लाइबल था ही, सब एजेंट के लिए भी लाइबल है। दूसरा, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट्स, जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सब एजेंट ने कुछ भी गलत करा। सब एजेंट कुछ भी गलत करता है तो उसको अपॉइंट किसने करा? एजेंट ने। तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिंसिपल को जवाब देगा इस बारे में। ठीक है, अगला, सब एजेंट की लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। इसका मतलब जो सब एजेंट है वो भी ये बोलता है कि मैं तो एजेंट को जानता हूं, तो मैं तो एजेंट को ही जवाब दे सकता हूं, प्रिंसिपल का तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर उसने फ्रॉड करा तो फिर प्रिंसिपल भी उसको पकड़ सकता है। लिखा हुआ है द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू द एजेंट। सही है जी, परफेक्ट, ओके, डन सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अरे वाह, बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बोल रहा है एजेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब एजेंट के लिए जो बिना अथॉरिटी के अपॉइंट करा गया है, बिना पावर्स के अपॉइंट करा गया है। यानी एजेंट के पास पावर नहीं थी लेकिन उसने फिर भी सब एजेंट अपॉइंट करा। अब देखो लिखा हुआ है वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी हैज अपॉइंटेड अ पर्सन, यानी उसने बिना पावर के सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया। मैंने अपने एजेंट को रखा दुकान पे, वो और किसी बंदे को बिठा गया जबकि उसको पावर्स नहीं थी। अब इस सिनेरियो में एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज एक्ट्स के लिए, अपने काम के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। एजेंट ने कराना, एजेंट की लायबिलिटी हो जाएगी। दूसरा, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अब सब एजेंट के लिए तो ऊपर भी मैंने आपको बताया बिल्कुल शुरू में, प्रिंसिपल दोनों के एक्ट के लिए जिम्मेदार है। प्रिंसिपल ने होने कैसे दिया? अगला, द सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एट ऑल। सब एजेंट प्रिंसिपल को तो रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है, ही इज आंसरेबल ओनली टू द एजेंट। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। ए एक कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, वो सामान लेके जा रहा है 60 बैग्स ऑफ कॉटन वेस्ट फ्रॉम मोरवी टू भावनगर बाय अ ट्रक। ठीक है जी। ए आस्क्ड बी अनदर कैरियर टू कैरी द गुड्स लॉज। ए को कुछ सामान लेके जाने थे, अल्टीमेटली उसकी जिम्मेदारी थी, उसने और बी को बोल दिया कि भाई तू ले जा प्लीज। अब गुड्स जो है वो खराब हो गए, गुड्स डैमेज हो गए। अब मैं तो किसको जानता हूं भाई, मैंने तो ए से मंगाया, उसने फर्दर डेलीगेट कर दिया, मुझे नहीं पता। ए ही लायबल होगा इवन दो इट वाज प्रूव्ड दैट बी वाज द कैरियर।
अब भी ए ही लायबल होगा, भले ही चाहे पता चल जाए कि बी लेके आ रहा था सामान, तब भी लायबल कौन होगा, ए ही होगा। ओके सर। सर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझना बच्चों। सब एजेंट का मतलब होता है एजेंट का भी एजेंट, वो सब एजेंट है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि आपने एजेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया और किसी और को ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर चिंटू को छोड़ के जा रहा था 4 दिन के लिए अपनी दुकान पे, चिंटू बीमार हो गया, चिंटू बीमार हो गया पहले ही दिन। तो अब बच्चों यहां पे ध्यान रखना कि अगर चिंटू बीमार हो गया, चिंटू बीमार हो गया तो चिंटू बोलेगा मुझे फोन करके कि भैया मैं बीमार हो गया हूं, मैं तो नहीं आ सकता, बट मैं बंटी को भेज दूं क्या, बंटी बहुत अच्छा काम करेगा, मेरे तरीके से ही काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, तो बंटी इज द बेस्ट पर्सन जो ये काम कर सकता है। वहां पे एजेंट ने एक बंदे का नाम दिया कि मेरी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, और प्रिंसिपल के ही नॉलेज में है वो चीज, उसके कंडक्ट से ये काम हो जाएगा। तो जो बंटी आएगा बच्चों वो कौन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हो जाएगा। समझ गए, चलो जी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब बच्चों यहां पे प्रिंसिपल को पता होता है, यहां पे प्रिंसिपल को पता होता है कि भैया ठीक है यहां पे एक और एजेंट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। यहां पे प्रिंसिपल ही कर रहा है सारा काम एक तरीके से। ओके, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट्स आर नॉट सब एजेंट्स, वो सब एजेंट्स नहीं होते। ठीक है, ओके सर, क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? चलो सर, बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं। देखो ए ने डायरेक्ट करा बी को, उसके सॉलिसिटर को, टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन। ए ने बी को, अपने वकील को बोला कि भैया मेरी जमीन बिकवा दे एज एन ऑक्शन में, ऑक्शन में बिकवाना। अब बी ने क्या करा, बी ने एक ऑक्शनर को अपॉइंट करा इस पर्पस के लिए। किसको अपॉइंट करा, सी को, कि भाई देख मेरा काम तो नहीं है, ऑक्शनर तो आप हो, तो क्या आप ये काम करा दोगे? तो इस काम को करने के लिए सी क्या कहलाएगा यहां पे, ए का एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ सेल। वो सब एजेंट नहीं है, सी कोई सब एजेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। वो अल्टीमेटली पता है कि ऑक्शन तो वही कराएगा ना, ऑक्शनर ही कराएगा, तो वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहलाएगा। ओके डन सर। लो जी, अब यहां पे आ रहा है बच्चों एजेंट की ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बताया कि एजेंट की ड्यूटी है वो किसी अच्छे पर्सन का ही नाम दे। देखो लिखा हुआ है, इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर द प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज। मतलब कि इतनी ही ईमानदारी से उसको बताना है वो नाम जितना एक ऑर्डिनरी पर्सन भी ईमानदारी से काम करता। ठीक है, अगर वो ये काम करता है, इफ ही डज दिस he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected। अगर उसने अपनी तरफ से बेस्ट किया है तो फिर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही जिम्मेदार होगा, वो जिम्मेदार नहीं होगा। सही है जी, परफेक्ट। देखो ए ने बी को बोला, एक मर्चेंट को, कि भैया एक शिप खरीद ले मेरे लिए। बी ने इस काम के लिए, बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर, उसने एक शिप सर्वेयर को जिसकी अच्छी रेपुटेशन थी उसको चूज करा कि आप ए के लिए काम करो। सर्वेयर ने चॉइस करी नेग्लिजेंटली, गलत तरीके से, और शिप बेकार निकली और नुकसान हो गया। अब यहां पे लिखा हुआ है बी इज नॉट बट द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल। बी बाउंड नहीं है क्योंकि बी ने तो यार अपना काम अच्छे से करा ना, सर्वेयर की गलती है, तो यहां पे हम सर्वेयर को ही बाउंड मानेंगे। ओके डन सर। नेक्स्ट क्या आ रहा है बच्चों जी, एक डिफरेंस आ रहा है, देखो सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा है बच्चों, सबसे पहले सब एजेंट जो है डज हिज वर्क अंडर द एजेंट। सब एजेंट का जो बॉस होता है ना बच्चों, वो एजेंट होता है क्योंकि वो एजेंट के लिए काम कर रहा होता है, जबकि जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो तो प्रिंसिपल के लिए काम करता है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। पहली बात, मोटा मोटा डिफरेंस, एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स बट ऑल्सो डेलीगेट हिम अ पार्ट ऑफ हिज ओन ड्यूटी। एजेंट अपॉइंट भी करता है सब एजेंट को और अपना काम उसको देता है।
जबकि यहां पे एजेंट अपना कोई काम नहीं देता सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को। ठीक है, अगला, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। प्रिविटी अभी बताया ना, प्रिवेसी होनी चाहिए, राइट। अच्छा, सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड इज नॉट टू द प्रिंसिपल। सब एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? एजेंट को, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसको रिस्पॉन्सिबल है? प्रिंसिपल को। सही है जी, परफेक्ट। इसके बाद एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। अगर सब एजेंट कुछ गलती करता है तो एजेंट उसकी जवाबदारी करेगा, एजेंट उसके बारे में बताएगा, जबकि यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि एजेंट ने उसको बहुत अच्छे से ढूंढ के दिया था, तो फिर एजेंट नहीं, वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट खुद जिम्मेदार है। सही है सर। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्युनरेशन। सब एजेंट जब है ही किसके लिए, काम ही किसके लिए कर रहा है? एजेंट के लिए कर रहा है, तो प्रिंसिपल से वो कोई पैसा नहीं मांग सकता, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल से पैसा मांग सकता है, स्यू कर सकता है। सब एजेंट्स मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, वो इम्प्रॉपरली भी अपॉइंट हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कभी भी इम्प्रॉपरली अपॉइंट नहीं होंगे, विद प्रॉपर केयर, विद प्रॉपर डिस्क्रिशन अपॉइंट करने पड़ेंगे। एजेंट रिमेन लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट्स एज लॉन्ग एज सब एजेंसी कंटिन्यूज। जब तक सब एजेंसी चलती रहेगी, सब एजेंट के हर काम के लिए एजेंट लाइबल रहेगा। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? एजेंट की ड्यूटी खत्म हो जाती है जैसे ही वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को ले आता है। ठीक है बेटा जी, क्लियर? डन सर। इसके बाद अब आ रही हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट्स। यहां से बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, काफी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं, अभी टाइम लगेगा, इसमें एक क्लास और लग जाएगी। बस अगली क्लास में मैं आपको ये कराता हूँ और ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म। ऑलमोस्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्ति है, खत्म ही है। आप बढ़िया तरीके से बस अपना प्रीवियस रिवीजन भी करते चलो। छोटर पोटर एक दो टॉपिक बचे हैं, ये कंप्लीट ही है, और समझो बस अब राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। बस मेरा बर्थडे है 20 को, तो 19-20 में अवेलेबल नहीं हूँ। ये तो मैं पूरा कराऊंगा ही, ऑफ कोर्स आपके पास ये वीडियो तो आएगा ही आएगा 19 तारीख को, बट ये है कि मैं 20 को अवेलेबल नहीं हूँ, तो 21 से फिर हम हमारा फर्दर प्लान पूरे लगभग 20-25 दिन में आपको अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, सारी चीज़ें करा दूंगा और बढ़िया तरीके से आप तैयार कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। सब कुछ आपने बहुत अच्छे से तैयार करा है, सारे लॉ पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़ी है आपने अच्छे तरीके से। बस लर्निंग बढ़िया रखना, स्ट्रांग रखना और अपना अटेम्प्ट निकाल लेना ना लायको। ठीक है, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।